नमस्कार। आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 675 किलो हर्ट्ज और 103.1 मेगा हर्ट्ज पर अरुण एफएम अरुणाचल सरकार के आईपीआर विभाग के सहभागिता से आपके सेवा में हाजिर है। कार्यक्रम कोविड-19 पर दैनिक जानकारियों के साथ मैं हूं कार्यक्रम की होस्ट रोशनी परेंग। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक कोविड-19 से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचाने की संभव कोशिश करते हैं और साथ ही राज्य सरकार और संबंधित विभागों द्वारा राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम, तैयारी और रणनीतियों से आपको अवगत कराते हैं। और आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है श्री स्वप्निल नायक, आईएएस सेक्रेटरी, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स एंड थैंक्स टू ऑल इंडिया रेडियो। तो मुझे यहाँ बुलाया आपने इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा के लिए। सर, हम बात शुरू करते हैं। तो आप गुजरात, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र के नोडल ऑफिसर भी हैं जो वहाँ फंसे हमारे अरुणाचली लोगों को राज्य वापस लाने के लिए। सर, अभी तक गुजरात, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र की हम बात करें तो कितने लोग आए हैं वहाँ से वापस? एक्चुअली मैं ओरिजिनली गुजरात और लक्षद्वीप का देख रहा था, फिर बाद में महाराष्ट्र को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दिया गया। लगभग हमारे जो हमने एक ऐप सर्कुलेट किया था जो व्हाट्सएप और गूगल फॉर्म्स पे, उससे हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लगभग गुजरात से 350 के आसपास लोग हमारे फंसे हुए थे गुजरात में, महाराष्ट्र में 550 के आसपास थे और फिर लक्षद्वीप में तो कोई नहीं था। तो बाद में जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चालू किया और हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह सर्कुलेट हुए तो हमको बहुत से प्रॉब्लम्स का जो हमारे लोगों को हो रहे थे वहाँ अरुणाचलीज को, उनका पता भी चला था। तो फिर हमने राज्य सरकार से मिलके उनको हेल्प करने की बहुत कोशिश की थी। थोड़े प्रॉब्लम्स थे, कोई टेनेंट्स उनको निकाल रहे थे, कोई हॉस्टल्स में उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, रेशंस के प्रॉब्लम्स थे। तो हमने राज्य सरकार और वहाँ के कलेक्टर्स वगैरह से बात करके वो सॉर्ट आउट किया था। फिर यहाँ से गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि सबके अकाउंट्स में जो ऐसे लोग हैं उनके अकाउंट में 3,500 रुपये का वन टाइम हेल्प ट्रांसफ़र किया गया। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ क्योंकि बहुत से लोगों को जॉब्स गई थी, सैलरीज नहीं मिल रही थी। फिर बाद में कोऑर्डिनेट किया रेलवेज़ और बाकी स्टेट्स के साथ, जो होस्ट स्टेट है महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ से कोऑर्डिनेट करके फिर ऐसे पता चला कि रेलवेज़ स्पेशल ट्रेन के लिए 1,200 के आसपास लोग चाहिए। इतने लोग तो हमारे पास नहीं थे दोनों स्टेट्स में। तो बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हमने वो स्पेशल ट्रेन्स भी छुड़वाई। और अभी हमारे से इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी लगभग महाराष्ट्र से 200-250 लोग स्पेशल ट्रेन से आ गए हैं। स्पेशल ट्रेन और थोड़े लोग बसेस से भी आए थे अपने आप अरेंजमेंट्स करके। और जो गुजरात से भी लगभग 200 लोग वापस आ गए हैं। थोड़े लोग अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं वहाँ, थोड़े लोग अपने ट्रेन से, फ्लाइट्स, रेगुलर फ्लाइट से भी आना चाहते थे। तो अभी ऑलमोस्ट सिचुएशन ऑलमोस्ट जो लोग विलिंगली आना चाहते थे वो ऑलमोस्ट कवर हो गए दोनों स्टेट्स। जी सर, अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत की, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, तो आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो कई ऐसे सेक्टर है जहाँ पे जिसके लिए फ़ंड रिलीज़ किया गया है। तो अगर आपकी टेक्सटाइल एंड हैंडलूम की अगर हम बात करें तो क्या कुछ नया होने जा रहा है और कितनी फंडिंग हुई है अभी तक? मुझे लगता है टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट जो डिपार्टमेंट है वो अरुणाचल जैसे स्टेट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ से जो ग्रास रूट लोग हैं वो इस टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत का जो स्कीम है वो अरुणाचल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आपको मालूम होगा कि टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट में हम सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो भी देखते हैं। यहाँ एरी सिल्क, मुगा सिल्क फेमस है। फिर यहाँ हैंडलूम्स भी बहुत अच्छे ट्राइबल डिज़ाइंस भी हैं। टेक्सटाइल्स के लिए भी वीविंग इज लोगों में एक बर्थ से आया हुआ एक स्किल है। और वुड कार्विंग, वुड वर्क्स, बाम्बू वर्क्स, केन वर्क्स, ये तो बहुत डिमांड है, पूरे इंडिया में डिमांड है।
तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो सर वही अगर फंडिंग की बात करें तो क्या इस सेक्टर को अलग से कुछ एलोकेट किया गया है आत्मनिर्भर भारत के इस मिशन के लिए? ओवरऑल हमारे लिए तो सिल्क प्रोडक्शन में तो फंडिंग है। हमें प्रपोजल्स बना के भेजे हैं। बी कीपिंग के लिए हमने 10 करोड़ का प्रपोजल भेजा है कि इसमें ट्रेनिंग देंगे लोगों को, क्वीन बीज और जो बी बॉक्सेस हैं वो सप्लाई करेंगे। और अभी हनी के लिए डिमांड भी बहुत है। तो आई थिंक लगभग हमारा टारगेट है कि पहले साल में लगभग 350-400 लोगों को अभी ट्रेनिंग देके अभी ग्राउंड पे यानी प्रोडक्शन इम्प्रूव करेंगे। ऐसे सिल्क प्रोडक्शन में भी हमारे स्कीम बनाए हैं। तो बाकी भी है। अभी एक मेजर हमने जो डिसीजन अभी होने वाला है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या कई बड़ी जो ऑटोनोमस बॉडीज़ वगैरह हैं उनके लिए भी बहुत से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टेक्सटाइल्स, वुड फर्नीचर्स, मास्क अभी इट्स वन फेमस आइटम नाउ। तो हमने अभी गवर्नमेंट से प्रपोजल किया है और लगभग होने ही वाला है कि हम ये आइटम्स हमारे इंडिया डिपार्टमेंट की तरफ से बनाएंगे और आपको देंगे इंस्टेड ऑफ परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड। सर कोविड-19 की अगर हम बात करें जो महामारी है, इस दौरान अगर हमारे राज्य के संदर्भ में बात करें, हमारे अरुणाचल के संदर्भ में, तो हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल और हैंडलूम को कितना नुकसान हुआ है? एक्चुअली नुकसान तो बहुत हुआ है। हमारे जो प्रोडक्शन सेंटर्स थे तो बहुत टाइम से बंद पड़े थे। फिर लेकिन जो थोड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या घर में जो प्रोडक्शंस करते थे अपने घर में वो तो चालू था, लेकिन उनका मार्केटिंग नहीं हो रहा था, जो उनका स्टॉक पड़ा रहा है। अभी हमने चालू किया है मार्केटिंग का, ये स्टॉक सब उठा के सेल करने के लिए। तो अभी ऐसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते कितना लॉस हुआ, लेकिन लॉस तो हुआ है, बहुत लॉस हुआ है। और अभी चालू करेंगे हम सप्लाईज और मार्केट परचेजेस का। सर अभी आपने बात की थी मास्क की, तो अगर मास्क की बात करें तो क्या आपका डिपार्टमेंट राज्य के लिए मास में मास्क प्रोडक्शन करेगा? क्योंकि अगर हम बाहर से अगर प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट जो अपने से बनाते हैं उनसे अगर हम मास्क लेते तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन अगर स्टेट में ही अगर मास्क जो है वो मास प्रोडक्शन में हो तो लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी उनसे परचेज करने के लिए। हाँ, हमने इसके बारे में भी चालू किया है। पहले 2 महीने तो थोड़ा बंद रहा, इसके बाद हमने प्रोडक्शन चालू किया है मास्क का और बहुत से मास्क सप्लाई भी हुए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट्स में, बड़े इंस्टीट्यूशंस में, सेक्रेटरीट में हमने सप्लाई किया है। अभी तक हम गवर्नमेंट और ऑटोनमस बॉडीज़ का सप्लाई कंप्लीट नहीं कर पाए, तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा तो बाहर भी लाएंगे। हमने और एक एक्सपेरिमेंट किया है कि जो एरी सिल्क है उससे मास्क बनाने की कोशिश भी हमने चालू की है, ट्राइबल डिज़ाइंस इनकॉर्पोरेट करके। हमको वहाँ दिल्ली से और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी थोड़े पूछताछ इंफॉर्मेशन मांगी है और हमने सैंपल भी भेजे हैं दिल्ली। तो अगर वो हो जाएगा तो एक्सपोर्ट भी करेंगे हम। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक्चुअली लोकल लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये हम तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इंडिविजुअल लोगों से बनवा के लेंगे, फिर हम मार्केट करेंगे। तो उसके बाद मतलब वो आम लोगों के लिए भी मार्केट में अवेलेबल होगा। कोशिश तो चल रही है। अभी हम पीपीईज का जो कवरऑल्स होते हैं उसके बारे में भी सोच रहे हैं, तो मतलब थोड़ा टेक्निकलिटीज हैं तो इसलिए वो थोड़ा डिले हो रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कुछ दिनों बाद पीपी हमारे अरुणाचल में ही बनने लगेगा? बनने की कोशिश चल रही है, टेक्निकलिटीज हैं उसमें तो, लेकिन कोशिश तो करेंगे। सर अगर ये कोशिश अगर कामयाब हो जाए तो अरुणाचल के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सर आपने कुछ देर पहले बताया था कि हनी बी कीपिंग इसके बारे में, उसके बाद आपने बताया था कि जो हैंडलूम जो जितने भी डिपार्टमेंट में ज़रूरतें होते हैं जिसको जो बाहर से लेते थे, लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट से लो तो आपके डिपार्टमेंट को काफ़ी से फ़ायदा होगा। तो हमें तो सुनने में हमें यह आया है कि आपने राज्य सरकार को एक प्रपोजल दिया है जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो क्या है वो डिस्कशन, अगर आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता दें तो। हाँ, वही मैंने जैसे बताया कि बहुत से आइटम्स जो अरुणाचल में बनते हैं, जैसे केन फर्नीचर्स हैं, केन या वुडवर्क का काम है, मोमेंटोज, हैंडीक्राफ्ट्स या हैं, टेक्सटाइल्स हैं, कर्टन्स, बेडशीट्स जैसे आइटम्स जो यहाँ बन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सप्लाई नहीं हो रहे। लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म्स जो देते हैं गवर्नमेंट, हर साल स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म देते हैं, स्वेटर्स देते हैं, ये बहुत सी चीज़ें हम बनाते हैं,
लेकिन बहुत से बार टेंडर्स की वजह से बाहर के लोगों को तभी वही टेंडर मिल जाता है, या हमारे लोगों ने इतना कोशिश भी नहीं किया होगा पहले डिपार्टमेंट ने। तो हमने हमें प्रपोज किया है कि कोई भी अगर टेंडर हो ऐसे सप्लाई का, जिस ये आइटम्स हमने लिस्ट आउट किए कि ये आइटम्स हम बना रहे हैं, कि ये आइटम का अगर कोई परचेस करना चाहे तो हमको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए। तो आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, क्योंकि ये फाइनली तो प्रोडक्शन करने वाले तो लोकल ही हैं सब जी। हम सप्लाई करते हैं, उनको टेक्निकली सिखाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन बनाने वाले तो यहाँ के लोकल लोग ही हैं। तो हमने यही सोचा था कि इस आत्मनिर्भर भारत के अंडर अगर वो हम सबको सबसे वो सामान लेके सप्लाई करें तो गवर्नमेंट को दोगुना फ़ायदा होगा। एक तो ये पैसा डायरेक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और लोगों को जाएगा, दूसरा बात ये है कि क्वालिटी और रिलायबिलिटी का जो फैक्टर है, जो कॉस्ट का फैक्टर है, वो भी थोड़ा गवर्नमेंट को फ़ायदा हो सकता है। सर अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो क्या सारे रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पे स्टेट पे अवेलेबल है या फिर बाहर से मंगवाना होता है? नहीं, आई थिंक जो हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशनल यहाँ के जो हैं वो तो यहीं के मटेरियल पर बेस्ड हैं। जैसे सिल्क जो मेरे बना एरी सिल्क है, जो मुगा सिल्क है, यहाँ प्रोडक्शन है। हमारे पास बैम्बू है, वुड है, केन है, वो तो यहाँ लोकल ही है सब अवेलेबल। सो रॉ मटेरियल बेसिकली यहीं का है। थोड़े आइटम्स कभी कभी बाहर से लाने पड़ते हैं, जैसे इलास्टिक्स वगैरह जो कपड़े के लिए हो गए ना, तो थोड़े आइटम्स लाने पड़ते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ही मिलता है। जी सर, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये प्रपोजल अगर कामयाब हो जाए, डिस्कशन पूरा हो जाए, तो हमारे लोगों को काफ़ी इससे मुनाफा होगा। और सर कार्यक्रम के अंत में हम आप पहुँचे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? यही संदेश है कि ये तो अभी जो कोविड बीमारी है तो थोड़ा दिन और रहने वाली है अभी, जो उसके लिए कोई इलाज अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। देखें तो इंडिया में तो देखें तो हम बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं इसके साथ। यहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बना है अभी अरुणाचल का हेल्थ के सेक्टर में। तो अभी 2-3 पॉइंट जो है वो हमें अब याद रख के चलना है। अभी बाहर स्टे होम, स्टे सेफ और स्टे हेल्दी, ये 3 वर्ड्स पे अब आई थिंक पूरा निर्भर करेगा आप कितने अच्छे तरह से अपने आप का प्रिकॉशंस लेते हैं। बाहर जाना है तो एब्सोल्यूट नेसेसरी हो तो ही जाना है। गुड हाइजीन, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजर्स का यूज़ ये तो रहेगा। मास्क पहनना है, जब भी बाहर पब्लिक प्लेस में जाओगे तो मास्क पहन के जाएं। अपने नाक, मुंह और आइज़ को हाथ लगाने से रोकें। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी का जो फार्मूला बताया जाता है वो तो वेरी इम्पोर्टेंट है। और ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करके इम्यूनिटी बूस्टिंग, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे आयुर्वेदा में बहुत से होममेड रेमेडीज़ हैं जो इम्यूनिटी बताते हैं। योगा का यूज़ बहुत यूज़फुल रहता है। एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है, ये सब अगर आप ये करते रहेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। डरने वाली कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं कहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत और जैसे मेक इन इंडिया जैसे स्कीम्स की वजह से तो मुझे लगता है फ़ायदा ही ज़्यादा होने वाला है। जी जी सर, उम्मीद है सर। तो श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का हमारा ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। सर, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। आज हम बात कर रहे थे श्री स्वप्निल नायक, IAS सेक्रेटरी, टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट से। और कल इसी वक्त हम हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ कोविड-19 पर। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार।